बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, वैल्यूइंग अदर, यानी दूसरों की कदर करना। सबसे पहले ये पिक्चर देखते हैं। व्हाट मेड यू सैड? तुम किस चीज़ की वजह से उदास हो? आई एम नॉट लाइक अदर्स। ये बच्चा जो है वो माजूर है, व्हील चेयर पर है, इसलिए वो कह रहा है कि मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ। यस यू आर। हाँ तुम हो। अल्लाह सुब्हाना ताला मेड यू स्पेशल बिकॉज यू आर अ मैथ जीनियस। अल्लाह ताला ने तुम्हें स्पेशल बनाया है कि क्योंकि तुम मैथ में बहुत ज़हीन हो। यानी कि बेशक वो टांगों से माजूर है, लेकिन वो मैथ में बहुत ज़हीन है। तो नीचे दिए गए क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट फ्राज डिसअपॉइंटमेंट? आप फ्राज की मायूसी के बारे में क्या सोचते हैं? फराज इज़ डिसअपॉइंटेड टू सी अदर्स हु आर डिसेबल। फराज दूसरे लोगों को देखकर मायूस है जो माजूर हैं। डज ही नीड टू बी डिसअपॉइंटेड? नो, ही डज नॉट नीड टू बी डिसअपॉइंटेड। नहीं, उसे मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आइए अब इस सबक की ट्रांसलेशन देखते हैं। सबक शुरू करने से पहले आप लोगों से एक सवाल पूछा गया है। इज़ इट गुड टू ट्रीट आ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन रूडली? क्या किसी माजूर शख्स से बदतमीज़ी से पेश आना अच्छी बात है? नो, इट इज़ नॉट गुड। नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। वन इवनिंग रेहान फाउंड हिज बेस्ट फ्रेंड साद सिटिंग अलोन ऑन आ बेंच इन आ पार्क। एक दिन रेहान ने अपने बेहतरीन दोस्त साद को पार्क में अकेले बेंच पर बैठे देखा। रेहान आस्क्ड साद व्हाट मेड हिम सो सैड एंड ग्लूमी। रेहान ने साद से पूछा कि किस चीज़ ने उसे इतना गमगीन और अफसुर्दा बनाया है। साद सैड आई एम फीलिंग गिल्टी अबाउट माई रूड बिहेवियर। साद ने कहा कि मैं अपने गुस्ताखाना रवैये के मुतालिक मुजरिम महसूस कर रहा हूँ। अब ये सबक के दरमियान में आपसे एक सवाल पूछा गया है। व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर साद सैडनेस? साद की उदासी की क्या वजह हो सकती है? द रीज़न ऑफ साद सैडनेस वॉज दैट ही वॉज फीलिंग गिल्टी हिमसेल्फ फॉर हिज रूड बिहेवियर। साद की उदासी की वजह थी कि वो अपने बदतमीज़ाना रवैये के लिए ख़ुद को कसूरवार महसूस कर रहा था। रेहान एक्सक्लेम्ड आई डोंट अंडरस्टैंड। रेहान ने वजाहत की, मैं नहीं समझा। कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन? क्या मेहरबानी करके आप वजाहत करेंगे? साद सैड आई हैव बीन रूड टू वन ऑफ माई क्लासमेट्स हु लिम्प्ड वाइल वॉकिंग। साद ने कहा कि मैंने अपने हमजमातों में से एक के साथ गुस्ताखी करता रहा हूँ जो चलते हुए लंगड़ाता था। आई ऑफन मेड फ़न ऑफ हिम फॉर दैट। मैंने अक्सर इसके लिए उसका मजाक उड़ाया। माई रूडनेस ग्रू विद टाइम। मेरी गुस्ताखी वक्त के साथ बढ़ती गई। बीइंग द कैप्टन ऑफ द टीम आई वॉज शॉक्ड टू नो दैट फ्राज हैड बीन सेलेक्टेड एज अ विकेट कीपर। टीम का कप्तान होने के नाते मैं ये सुनकर हैरान रह गया कि फ्राज को बतौर विकेट कीपर मुंतखब कर लिया गया था। आई कम्प्लीटली इग्नोर्ड हिज गुड परफॉर्मेंस एंड वॉज अनकाइंड टू हिम बिकॉज ऑफ हिज फिज़िकल इशू। मैंने उसकी अच्छी कारकर्दगी बिल्कुल नज़रअंदाज की और उससे गुस्ताखी की उसके जिस्मानी मसले की वजह से। ही एडेड फ्राज was so depressed by my rude behavior that he left school. उसने मज़ीद कहा कि फ़राज इतना परेशान हुआ कि उसके गुस्ताखाना रवैये से उसने स्कूल छोड़ दिया। Now I am feeling so ashamed at being rude to him. अब मैं उससे गुस्ताखी की वजह से बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। I will never be able to forgive myself. मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकूँगा। रेहान टोल्ड हिम दैट इट वॉज नॉट टू लेट।
रेहान ने उसे बताया कि ज़्यादा देर नहीं हुई है। He told साद to go to Fraz's house and say sorry for his wrong attitude. उसने उसे फ़राज के घर जाने को और उससे अपने गलत रवैये के लिए माफ़ी मांगने को कहा। यहाँ पर पैराग्राफ के दरमियान में आपसे फिर एक सवाल पूछा गया है कि हाउ वुड यू फील इफ़ यू वर इन फ़राज प्लेस। अगर आप फ़राज की जगह होते तो कैसा महसूस करते। तो इसका जवाब होगा इफ़ आई वर इन प्लेस ऑफ फ़राज, अगर मैं फ़राज की जगह होता, आई वुड हैव ऑल्सो फॉरगिवन साद, तो मैं भी साद को माफ़ कर देता। इसीलिए साद माफ़ी मांगने के लिए फ़राज के घर जा रहा है। साद एग्रीड क्विकली एंड दे बोथ वेंट टू फ़राज हाउस। साद जल्दी से राज़ी हो गया और वो दोनों फ़राज के घर गए। फ़राज वाज प्लीज़ टू सी देम। फ़राज उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। साद अपोलोजाइज्ड टू हिम फॉर हिज रूडनेस। साद ने अपनी गुस्ताखी के लिए उससे माजरत की। फ़राज वाज अ गुड बॉय। फ़राज एक अच्छा लड़का था। ही फॉरगेव एंड हग्ड हिम एट वंस। उसने उसे माफ़ किया और फ़ौरन गले लगा लिया। दे बिकेम गुड फ्रेंड्स। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। लास्ट में आपसे सवाल पूछा गया है हाउ शुड वी ट्रीट अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। हमें अपने से मुख्तलिफ शख्स से कैसा बर्ताव करना चाहिए। वी शुड ट्रीट डिफरेंटली एबल्ड पर्सन विद काइंड एंड केयर। हमें डिफरेंटली एबल शख्स के साथ मोहब्बत और केयर का सलूक करना चाहिए। आवर पॉजिटिव एटीट्यूड विद हिम, हमारा उसके साथ अच्छा रवैया, विल गिव हिम होप टू लिव एंड एंजॉय लाइफ, उसे ज़िंदा रहने और ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाने की उम्मीद देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू मीट अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हाउ विल यू ट्रीट हिम। अगर आप किसी डिसेबल पर्सन से मिलते हैं तो आप उससे कैसा बर्ताव करेंगे। आई विल बिहेव हिम विद अफेक्शन एंड काइंडनेस। मैं उससे हमदर्दी और मोहब्बत का बर्ताव करूँगा। आइए अब इस सबक की एक्सरसाइज देखते हैं। साउंड ऑफ द। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट प्रोनाउंसिंग दी और द। व्हेन दी कम्स बिफोर अ वॉवल साउंड इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज दी, बट व्हेन इट कम्स बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड इट इज़ प्रोनाउंस्ड द। यानी द जो है अगर वॉवल के साथ आता है तो हम उसे दी प्रोनाउंस करेंगे और अगर वो कॉन्सोनेंट के साथ आता है तो उसे दा प्रोनाउंस करेंगे। अब ये लिस्ट में बताया गया कि कहाँ कहाँ आपने दी बोलना है और कहाँ कहाँ दा बोलना है। दी ऑरेंज, दी एप्पल, दी अम्ब्रेलास, दी ऑनर, इन सब में देखें फर्स्ट लेटर जो रेड कलर से है वो वॉवल है, इसलिए यहाँ पर हम दी बोलेंगे। नेक्स्ट है द बॉटल्स, द मैट, द फाइल, द हाउस। इसमें तमाम नाउन्स जो हैं वो कॉन्सोनेंट के साथ शुरू हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम THE को द बोलेंगे। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। फ्राज, मे आई बोरो योर हेलमेट, आई नीड इट फॉर टुमारोज मैच। फ्राज, क्या मैं आपका हेलमेट उधार ले सकता हूँ, मुझे इसकी कल मैच में ज़रूरत है। साद, ऑफ कोर्स बट प्लीज़ ट्राई टू रिटर्न इट सून। साद, यकीनन मगर मेहरबानी से इसे जल्दी वापस करने की कोशिश करें। फ्राज, श्योर, थैंक यू। फ्राज, यकीनन, आपका शुक्रिया। नेक्स्ट डायलॉग देखें। अस्मा, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी कंप्लीट माई न्यू पेंटिंग। क्या आप मेरी नई पेंटिंग मुकम्मल करने में मेरी मदद करेंगे। समरा, यस श्योर बट आई थिंक यू शुड फर्स्ट ट्राई इट योरसेल्फ। हाँ यकीनन, मगर मेरा ख्याल है पहले इसे खुद करने की कोशिश करो। अस्मा, यू आर राइट, आई शुड ट्राई इट एट लीस्ट वंस। आप ठीक कहती हो, मुझे एक दफ़ा ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। समरा, आई एम श्योर यू कैन डू इट। मुझे यकीन है कि तुम ये कर सकती हो। अस्मा, थैंक यू, आपका शुक्रिया। रीड द डायलॉग्स ऑन प्रीवियस पेज एंड आस्क योर फ्रेंड टू लेट यू यूज़ हिज और हर स्टोरी बुक।
ऑल्सो प्रैक्टिस सीकिंग परमिशन टू यूज़ डिफरेंट थिंग्स, a spare pencil, a sharpener that belongs to your friend। पिछले सफ़े पर जो डायलॉग दिए गए हैं उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। जैसे इसमें पहले में ये हेलमेट मांग रहा है तो आपने इसमें किसी अपने दोस्त से शार्पनर मांगना है या पेंसिल मांगनी है और इस डायलॉग की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर दीज क्वेश्चंस। वाई वाज साद सिटिंग सैड? साद वाज सिटिंग सैड बिकॉज ही हैड मेड फन ऑफ फराज। साद उदास क्यों बैठा था? साद इसलिए गमगीन बैठा था क्योंकि उसने फराज का मजाक उड़ाया था। वाई डिड फराज लीव द स्कूल? फराज ने स्कूल क्यों छोड़ा? साद बिकेम रूड विद फराज, ही मेड फन ऑफ हिम इवन इफ ही परफॉर्म्ड वेल, सो ही लेफ्ट स्कूल। साद ने फराज से गुस्ताखाना रवैया अपनाया, हत्ता कि उसने उसका बेहतरीन कारकर्दगी पर भी मजाक उड़ाया, लिहाजा उसने स्कूल छोड़ दिया। हाउ डिड फराज ट्रीट साद? फराज ने साद के साथ कैसा बर्ताव किया? फराज फॉरगिव साद एंड हग्ड हिम। फराज ने साद को माफ़ कर दिया और उसे गले लगा लिया। अगला सवाल है रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द इन्फेक्शनल एंडिंग्स। अब इन जुमलों को पढ़ें और इनके इख्तिताम का जायज़ा लें। फराज गोज़ टू द लाइब्रेरी एवरी डे। फराज रोज़ाना लाइब्रेरी जाता है। माई टीचर नेवर कंप्लेन्स अबाउट माई बिहेवियर। मेरा उस्ताद मेरे रवैये के मुतालिक कभी शिकायत नहीं करता। फराज लिसन्ड टू हिज टीचर केयरफुली। फराज ने अपने उस्ताद को गौर से सुना। अली इज़ गोइंग टू बाय फ्रूट फ्रॉम द मार्केट। अली मार्केट से फल ख़रीदने के लिए जा रहा है। फराज एंड साद स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग फॉर द फाइनल मैच। फराज और साद ने फाइनल मैच के लिए प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। इन्फेक्शनल एंडिंग्स वो अल्फाज हैं जो किसी भी वर्ड के आखिर में लगाए जाते हैं उसका टेंस चेंज करने के लिए, जैसे एस, ई एस, ई डी, आई एन जी, ये सब इन्फेक्शनल एंडिंग्स हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड टू वर्ड्स विद एस, ई एस, ई डी एंड आई एन जी ईच एज इन्फेक्शनल एंडिंग इन योर नोटबुक। देन यूज़ दीज वर्ड इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। अब इसमें कहा गया है कि एस, ई एस, ई डी और आई एन जी से दो दो जुमले बनाएं और उन्हें अपनी कॉपी में लिखें। ही रीड्स आ बुक। वो एक किताब पढ़ता है। सारा टेक्स टी। सारा चाय पीती है। अली कैचेज़ आ बॉल। अली गेंद पकड़ता है। सोना वॉशेज़ हर हैंड। सोना अपने हाथ धोती है। द टीचर लुक्ड एट मी। उस्ताद ने मेरी तरफ देखा। वी वॉच्ड आ मूवी। हमने एक फ़िल्म देखी। आई एम टेकिंग एक्सरसाइज। मैं वर्जिश कर रहा हूँ। यू आर रीडिंग आ बुक। तुम एक किताब पढ़ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट द कंपाउंड वर्ड्स। रीड द गिवन कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं? टू वर्ड्स कंबाइन टू मेक अ कंपाउंड वर्ड। Each word has its own meaning, but when we join them, they give a single new meaning। यानी इसमें जो दो अल्फाज आपस में मिलाए जाते हैं उनका अलग अलग भी एक मतलब होता है, लेकिन जब उनको इकट्ठा करते हैं तो वो एक नया मतलब बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बटर फ्लाई। बटर का मतलब है मक्खन और फ्लाई का मतलब है मक्खी, लेकिन ये जब बटरफ्लाई बन जाता है तो इसका मतलब होता है तितली। रेन का मतलब है बारिश और बो का मतलब है जो आप एक डिज़ाइन सा बनाते हैं। रेनबो जब मिल जाती है तो ये रेनबो बन जाती है, जिसे कौसे कज़ा कहते हैं, जो बारिश के बाद बनती है। लुक एट द पिक्चर बिलो। नीचे दी गई तस्वीर को देखें। सर्कल द थिंग्स दैट आर रिटन एज कंपाउंड वर्ड्स। राइट डाउन देयर नेम्स एंड ब्रेक देम डाउन इनटू वर्ड्स दे आर मेड ऑफ। वन हैज़ डन फॉर यू। जैसे सनफ्लावर, तो उसको तोड़ के बनाया गया है कि सन और फ्लावर से मिलके ये बना है सनफ्लावर। फुटबॉल। फुट का मतलब है पाँव, बॉल का मतलब है गेंद, और इसको मिलाएं तो ये बन जाता है फुटबॉल, बड़ी गेंद। कारपेट। कार का मतलब है कार और पेट का मतलब है पालतू जानवर। इन दोनों को मिलाया तो बन गया कारपेट, कालीन।
नोट बुक, नोट का मतलब होता है किसी चीज़ को नोटिस करना, लिखना। बुक का मतलब है किताब, इसको मिलाया तो बन गया नोटबुक यानी कॉपी। इन साइट, इन और साइट ये दोनों मिलके बना इनसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। सबक को दोबारा पढ़ें और खाली जगह पुर करें। रेहान इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ डैश। द राइट आंसर इज साद। नंबर 2, साद वॉज फीलिंग डैश फॉर हिज रूड बिहेवियर। द राइट आंसर इज गिल्टी। फ्राज डैश वाइल वॉकिंग, लिम्प्स। Faraz was selected as dash of cricket team. The right answer is wicketkeeper. Saad said dash to Faraz for his bad behavior. The right answer is sorry. Next question is match the symbols. माजूर अफराद के लिए मुख्तलिफ़ जगह पर मुख्तलिफ़ किस्म के सिम्बल्स बनाए जाते हैं ताकि लोग और वो माजूर अफराद उनको आसानी से पहचान सकें। तो यहाँ पर भी कुछ सिम्बल्स दिए गए हैं। तो पहला देखते हैं, फैसिलिटीज़ फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड, यानी यहाँ पर कम नज़र वालों के लिए सहूलत है। फैसिलिटीज़ फॉर द हार्ड ऑफ हेयरिंग, यानी जिनको सुनने में मसला है यहाँ पर उनके लिए सहूलत है। रैम्प्ड एक्सेस, यानी माजूर अफराद के लिए रैम्प बनी हुई है जिस पर आप आसानी से चढ़ सकते हैं। एक्सेसिबल टॉयलेट, यानी माजूर अफराद के लिए ये टॉयलेट काबिल इस्तेमाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रीड द इंफॉर्मेशन अबाउट एनी डिफरेंटली एबल्ड पर्सन ऑन द इंटरनेट एंड मेक अ लिस्ट ऑफ 5 क्वालिटीज़ शी हैज़, यानी किसी भी मुख्तलिफ़ काबिलियत के हामिल शख्स के बारे में इंटरनेट पर पढ़ें और उसकी 5 खूबियों की फहरिस्त बनाएं। तो हम बात करेंगे स्टीफन हॉकिंग की। स्टीफन हॉकिंग वॉज अ वेरी पॉपुलर साइंटिस्ट। ही वॉज कॉल्ड आइंस्टाइन इन हिज स्कूल डेज। ही वॉज अटैक्ड विद मोटर न्यूरॉन डिजीज़ व्हेन ही वॉज ओनली 21 ईयर्स ओल्ड। स्टीफन हॉकिंग जब 21 साल का था तो उसे एक आसाबी बीमारी लाहिक हो गई जिसका कोई इलाज नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी वजह से माजूर होता चला गया और उसके आसाब ने काम करना बिल्कुल छोड़ दिया था। He wrote a number of books including A Brief History of Time. In 1985, he started using computer program to generate speech. He died on March 2018. यानी 1985 तक वो इस कदर माजूर हो चुका था कि वो हिलजुल भी नहीं सकता था। तो उसके लिए एक स्पेशल कंप्यूटर बनाया गया था जिसको वो अपने गाल के नीचे रखकर उनके बटन को प्रेस करता था और वो उसके इशारों को समझकर और बोलता और लिखता था। इस तरह उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी। लेकिन वो बहुत ही ज़हीन इंसान था। फ़िज़िक्स में उसके कारनामे इंतहाई शानदार हैं। आप इसके बारे में मज़ीद मालूमात गूगल पर जाकर रिसर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। अल्फाज को उनके मानों के साथ पढ़ें और इनको याद भी कर लें। ग्लूमी, सैड गमगीन, गिल्टी मुजरिम, फीलिंग अशेम्ड यानी किसी भी अपने एक्ट पर शर्म महसूस करना, रूड गुस्ताख, शोइंग लैक ऑफ रिस्पेक्ट एहतराम की कमी करना, डिप्रेस्ड परेशान, अनहैप्पी नाखुश, अपोलोजाइज मुआज़रत करना, टू से सॉरी। अगला सवाल है थिंक अबाउट एंड राइट 4 कंपाउंड वर्ड्स देन ब्रेक देम डाउन इनटू इंडिविजुअल वर्ड्स दे आर मेड ऑफ। यानी आप कंपाउंड नाउन को लिखें और फिर उनको तोड़ें कि ये किन किन अल्फाज से बने हुए हैं। ब्लैक बोर्ड, ये बना है ब्लैक प्लस बोर्ड से। नोटबुक, तो ये बना है नोट प्लस बुक से। सीसा, ये बना है सी प्लस सा से। बुक शेल्फ, तो ये बना है बुक प्लस शेल्फ से। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। DEPRES, तो यहाँ पे आएगा S, डिप्रेस। LI-P, LIMP, GUIL-Y, TY, गिल्टी। H-G, HUG, हग। B-NCH,
BENCH, bench. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट द कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। तो ये कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में वैसे आपने पिछली जमातों में भी पढ़ा होगा। कॉमन नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग in general. For example, book, cat, woman. Proper noun are the names of a particular person, place, animal or thing. They always start with a capital letter. Proper nouns हमेशा किसी कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं और ये किसी ख़ास चीज़ या जगह का नाम होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज़म, लाहौर, कुरान वगैरह। Now read this paragraph and notice the use of nouns. इसमें जो कॉमन नाउन है उनको रेड कलर से लिखा गया है और जो प्रॉपर नाउन है वो ग्रीन कलर से लिखे गए हैं। वी स्पेंड लास्ट वीक इन नथिया गली। पिछला हफ्ता हमने नथिया गली में गुजारा। वी विजिटेड द मुकेशपुरी टॉप एंड द नेशनल पार्क। हमने मुकेशपुरी टॉप और नेशनल पार्क की सैर की। इट वॉज़ माई फर्स्ट विज़िट टू अ हिल स्टेशन। यानी मैं किसी भी पहाड़ी इलाके में पहली दफ़ा गया था। एंड आई इन्जॉयड अ लॉट, और मुझे बहुत मज़ा आया। ड्यूरिंग दीज हॉलीडेज़, इन छुट्टियों के दौरान, आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक हाइकिंग, माउंट क्लाइंबिंग एंड कैंपिंग। मैंने बहुत कुछ किया, जैसे हाइकिंग, पहाड़ियों पे चढ़ना और कैंप लगाना। आई ऑल्सो लर्न हॉर्स राइडिंग। मैंने घोड़सवारी भी सीखी। आई एम वेरी गुड एट क्रिकेट। मैं क्रिकेट में बहुत अच्छा हूँ। बट आई लाइक हॉर्स राइडिंग। लेकिन मुझे हॉर्स राइडिंग भी पसंद है। तो इस पैराग्राफ में नथिया गली, मुकेशपुरी टॉप और नेशनल पार्क प्रॉपर नाउन है, जबकि हिल स्टेशन, हॉर्स और क्रिकेट कॉमन नाउन है। अगला सवाल है, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली, फाइंड 3 कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स ईच एंड राइट देम इन द करेक्ट कॉलम। इस पैराग्राफ में से आपने कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन्स को अलग करना है और नीचे जो कॉलम दिया हुआ है इसके अंदर आपने लिखना है। तो ये स्टोरी हेलन केलर के बारे में है, जो आँखों से नाबीना थी। हेलन केलर वॉज बोथ ब्लाइंड एंड डेफ, बट शी बिकेम अ रोल मॉडल फॉर मिलियंस ऑफ पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। हेलन केलर नाबीना और बहरी थी, लेकिन वो पूरी दुनिया के लाखों लोगों के लिए एक रोल मॉडल बन गई। एनी स्लाइवन, हर टीचर हु वॉज ऑल्सो पार्शली ब्लाइंड, हेल्प्ड हेलन टू अचीव हर गोल्स इन लाइफ। उसकी उस्ताद एने सलवान, वो भी जुज़वी तौर पर नाबीना थी, उसने हेलन की ज़िंदगी में मकासद को हासिल करने में उसकी मदद की। She taught Helen to communicate with the world around her. उसने हेलन को इर्द गिर्द की दुनिया के साथ राब्ता इस्तवार करना सिखाया। She went on to acquire education and became an important representative for the blind and the deaf. वो तालीम हासिल करने के लिए आगे बढ़ी और नाबीना और बहरे लोगों के लिए एक अहम नुमाइंदा बन गई। Annie taught Helen to read and write in Braille and through hand signals of the deaf mute. एने ने हेलन को ब्रेल में डेफ म्यूट के हाथ के इशारों के ज़रिए पढ़ना और लिखना सिखाया, विच शी कुड अंडरस्टैंड बाय टच, जिसे वो छू कर समझ सकती थी। शी वॉज द फर्स्ट डेफ एंड ब्लाइंड पर्सन टू अर्न अ बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री। वो पहली बहरी और नाबीना थी जिसने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। शी वॉज एन इंटेलिजेंट एंड सक्सेसफुल वुमेन। वो एक कामयाब और ज़हीन औरत थी। शी इज़ नोन फॉर हर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़। वो डिसेबिलिटीज़ के साथ मजबूत औरत समझी जाती थी। शी वॉज ऑल्सो नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल पीस प्राइज़ इन 1953। 1953 में उसे नोबेल पीस अवार्ड के लिए भी नामज़द किया गया था। हेलन रोट 12 बुक्स एंड सेवरल आर्टिकल्स। हेलन ने 12 किताबें लिखी और कई आर्टिकल लिखे। She traveled to over 25 countries giving lectures and motivational speeches about the challenges faced by deaf people. उसने तकरीबन 25 के करीब मुल्कों का दौरा किया जहां वो लेक्चर देती थी
और मोटिवेशनल स्पीच करती थी डेफ लोगों के बारे में कि उन्हें दुनिया में किस किस्म के चैलेंजेस का सामना है। इस पैराग्राफ में 3 कॉमन नाउन्स हैं, वर्ल्ड, बुक्स, वुमेन, और 3 प्रॉपर नाउन्स हैं जो हमने सेलेक्ट किए हैं, हेलन केलर, एनी और ब्रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ बी, डू एंड हैव, कि बी, डू और हैव का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। यहाँ बताया गया है कि बी, डू, हैव आर हेल्पिंग वर्ड्स व्हेन दे आर यूज्ड विद एन अदर वर्ब इन अ सेंटेंस। यानी बी, डू, हैव, इज़, एम, आर, ये सब जो हैं हेल्पिंग वर्ब हैं जब आप इन्हें किसी मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं। बी, डू एंड हैव आर मेन वर्ब्स व्हेन दे आर यूज्ड अलोन इन अ सेंटेंस। जब वो किसी जुमले में अकेले इस्तेमाल किए जाते हैं तो वो मेन वर्ब्स होते हैं। तो इनकी मिसालें देखते हैं। आई एम आ स्टूडेंट, यहाँ पर एम सिर्फ इस्तेमाल किया गया है, कोई दूसरा वर्ब नहीं है, तो एम मेन वर्ब है। और आई एम रीडिंग आ स्टोरी, इसमें मेन वर्ब जो है वो रीडिंग है, इसलिए एम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। तो इसी तरह आगे भी मज़ीद एग्जांपल्स दी गई हैं, इनको देखते हैं। वी हैड आ हाउस, हमारे पास एक घर था। वी हैड बॉट आ हाउस, हमने एक घर ख़रीदा था। यू आर लेट, तुम देर से आए हो। यू आर गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल जा रहे हो। ही हैज़ 2 सिबलिंग्स, उसके 2 बहन भाई हैं। ही हैज़ रिटन आ स्टोरी, वो एक कहानी लिख चुका है। दे हैव आ बाईसाइकिल, उनके पास बाईसाइकिल है। दे हैव डिसाइडेड टू गो आउट, वो बाहर जाने का फ़ैसला कर चुके हैं। ही डिड आ ग्रेट जॉब, उसने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। डिड शी पास हर एग्ज़ाम, क्या उसने अपना इम्तिहान पास कर लिया है। अब इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, मेक 2 सेंटेंसेस यूजिंग बी, डू एंड हैव ईच एज मेन एंड हेल्पिंग वर्ब एंड राइट दैम इन योर नोटबुक। यानी इसी तरह आपने इन वर्ब्स के 2-2 जुमले बनाने हैं और उन्हें अपनी कॉपी में लिखना है। आई एम आर टीचर, इसमें एम एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल हुआ है। आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, इसमें टीचिंग मेन वर्ब है और एम हेल्पिंग वर्ब है। आई हैव लॉन्ग हेयर, मेरे बाल लंबे हैं, इसमें हैव एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल हुआ है। आवर गेस्ट्स हैव अराइव्ड, हमारे मेहमान पहुँच चुके हैं। शी डिड हर बेस्ट, इसमें डिड एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल हुआ है। डिड यू हैव अ नाइस हॉलीडे, इसमें डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है। शी हैज़ सबमिटेड हर प्रोजेक्ट टुडे, उसने अपना प्रोजेक्ट आज जमा करवा दिया है, इसमें हैज़ एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है। शी हैज़ अ कैट, इसमें हैज़ मेन वर्ब है। वी आर स्टूडेंट्स, इसमें आर मेन वर्ब है। वी आर रीडिंग आवर बुक्स, हम अपनी किताबें पढ़ रहे हैं, इसमें आर हेल्पिंग वर्ब है और रीडिंग मेन वर्ब है। शी हैड अ गार्डन, इसमें हैड मेन वर्ब है। शी हैड बॉट सम न्यू प्लांट्स फॉर हर गार्डन, इसमें हैड हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग फुल स्टॉप। आपको पता होगा कि जहाँ जुमला ख़त्म किया जाता है वहाँ पर फुल स्टॉप लगता है। क्वेश्चन मार्क, जहाँ पे सवाल पूछा जाता है वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। एंड एक्सक्लेमेशन मार्क, जहाँ पर हम अपने जज्बात का इजहार कर रहे होते हैं, खुशी या गमी का इजहार करते हैं, वहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। रिमेंबर टू कैपिटलाइज वर्ड्स वेयर रिक्वायर्ड, जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पर पहले अल्फाज को बड़ा करके लिखें। तो अब आप इस पंक्चुएशन को गौर से देख लें। हुर्रा वी वॉन द मैच, यहाँ पर आखिर में फुल स्टॉप लगेगा और हुर्रा के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। वेयर आर फ्राज एंड साद गोइंग, फ्राज और साद कहाँ जा रहे हैं। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर आखिर में क्वेश्चन मार्क लगेगा और वेयर का W कैपिटल में आएगा, फ्राज F कैपिटल में आएगा और साद का S भी कैपिटल होगा। साद फील्स एम्बेरस्ड फॉर हिज रूड बिहेवियर, साद को अपना रवैया बहुत बुरा लग रहा है। साद का S कैपिटल होगा और आखिर में फुल स्टॉप लगेगा। डिड यू गेट अप लेट इन द मॉर्निंग, क्या तुम सुबह सवेरे देर से उठते हो। तो सवाल है तो आखिर में क्वेश्चन मार्क लगेगा और फर्स्ट वर्ड जो है डिड वो कैपिटल में लिखा जाएगा। राइट अ नैरेटिव पैराग्राफ ऑन अ ट्रिप दैट वाज अनएक्सपेक्टेड
और सरप्राइजिंग। टेकिंग हेल्प फ्रॉम द गिवन माइंड मैप। इस सबक में भी आपको माइंड मैप दिया गया है, इसको सामने रखते हुए आपने एक मजमून लिखना है किसी भी तफरीही दौरे के बारे में जो अचानक था और बहुत हैरानकुन था। इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, हु आर द करेक्टर्स और उसमें कौन कौन था, व्हेन एंड वेयर डिड इट टेक प्लेस, ये कब और कैसे हुआ, प्रॉपर बिगनिंग मिडल एंड एंडिंग यानी मुनासिब शुरुआत करें और इसका दरमियान और इख्तितामिया लिखें, और एनी मैसेज, कोई आखिर में पैगाम देना चाहें। It was a Sunday of July. We were enjoying the day at home when our class monitor informed us about one-day trip to Murray. We were given only 2 hours for preparation. We got ready in hurry. Soon the trip was ready to go. On the way, we came to know that we had forgotten to bring edible at school. We had a little money for the trip, so we had go with it. We could not enjoy chairlift and delicious meals. This was a good chance to enjoy, but we enjoyed a bit. I advise you to plan a trip well before time. The last question is write a narrative paragraph of your own on any event of your life which you have never forgotten. यानी कोई ऐसे वाक़या लिखें जो आप अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकें। Once I used to play football. I was a good player. One day my brother Parvez asked me to play cricket as one player of his team was absent. Match started. Our openers started playing, but at the score of 2, they both were out. Soon after, our 6 players were out, and score was just 21. The target was 84. Then I came to bat. I have experience of cricket, but I saw ball and hit it hard. It flew and crossed the boundary. Anyhow, I chased the target alone. I was not out. Our team players put me on their shoulders. It was a happy moment for me. आखिर में आप लोगों से एक सवाल पूछा गया है, हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पीपल ऑफ आवर सोसाइटी। हमें अपने माशरे के माजूर लोगों की देखभाल कैसी करनी चाहिए। वी शुड प्रोवाइड देम ऑल बेसिक फैसिलिटीज़ दे हैव टू नीड। वी शुड लव एंड केयर देम। हमें उन्हें वो तमाम ज़रूरियात प्रोवाइड करनी चाहिए जो उन्हें चाहिए, और हमें उनसे मोहब्बत और उनकी देखभाल करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।